હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત જોબ્સ ટ્યુટોરિયલ્સ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ટાટ એસ અને એચએસની મેન્સ 2026 માટેના હિન્દી પદ્ધતિના કેટલાક પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યા છીએ. તો હું એવી આશા કરું છું કે આપ આ વિડીયો અંત સુધી જોશો. તો આજે 150થી 200 શબ્દોમાં ઉત્તર આપવાના છે. એ અંદાજે 4 કે 5 માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. तो सौથી पहलो प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में व्याख्यान पद्धति समझाइए तथा उसकी प्रभावकारिता बताइए. तो व्याख्यान पद्धति एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध, स्पष्ट और मौखिक रूप से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है. इस पद्धति में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है और विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनकर विषय को समझते हैं. शिक्षक आवश्यकतानुसार उदाहरण, प्रश्न, कहानी, चार्ट तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके व्याख्यान को प्रभावी बना सकता है. एक अध्यापक के रूप में व्याख्यान देते समय विषय की स्पष्ट योजना बनाना, सरल भाषा का प्रयोग करना, उचित गति बनाए रखना तथा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उदाहरण देना आवश्यक है. बीच बीच में प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों की सक्रियता बनी रहती है. व्याख्यान पद्धति कम समय में अधिक विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी है. यह विशेष रूप से उच्च कक्षाओं तथा बड़े समूहों के शिक्षण में उपयोगी है. इससे शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव को व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है. बीजो प्रश्न है, सूरदास के पद के आधार पर बालकृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए. सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं. उन्होंने अपने शब्दों में बालकृष्ण के मनोहर रूप और बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है. सूरदास के बालकृष्ण के अत्यंत सुंदर, चंचल और आकर्षक दिखाई देते हैं. बालकृष्ण के सिर पर घुंघराले काले बाल है और उनके मुख पर मधुर मुस्कान खिलती रहती है. उनकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें सभी का मन मोह लेती है. उनके कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला तथा शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण सुशोभित होते हैं. उनके माथे पर तिलक और पैरों में पायल की उनकी शोभा को और बढ़ाते हैं. सूरदास के बालकृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का भी मनोहरी वर्णन किया गया है. वे कभी मक्खन खाते हैं, कभी माता यशोदा से हट करते हैं और कभी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं. उनकी नटखट हरकतें और भोली मुस्कान सभी को आकर्षित करती है. इस प्रकार सूरदास ने बालकृष्ण के रूप, सौंदर्य और चंचल स्वभाव का अत्यंत स्वाभाविक एवं भावपूर्ण चित्रण किया है. उनके पदों में बालकृष्ण का रूप वात्सल्य और माधुर्य से परिपूर्ण दिखाई देता है. प्रश्न ત્રીજો છે, ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार भाषा के संदर्भ में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की चर्चा कीजिए. खूब ज मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनोमी. अवश्य एक प्रश्न तो हसे ज. तो ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं, ज्ञान, समझ और चिंतन से है. भाषा शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा संबंधी जानकारी को समझने, उसका प्रयोग करने तथा उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करता है. भाषा के संदर्भ में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है. तो સૌથી પહેલું છે જ્ઞાન. વિદ્યાર્થી વર્ણમાલા, શબ્દ, વાક્ય, व्याकरणिक नियम, साहित्यिक रचनाकार और भाषा संबंधी तथ्यों को याद करें. बोध है विद्यार्थी पढ़े या सुने हुए पाठ का अर्थ अपने शब्दों में बता सके तथा मुख्य भाव स्पष्ट कर सके. अनुप्रयोग है विद्यार्थी सीखे हुए व्याकरणिक नियमों और भाषा ज्ञान का नए वाक्यों तथा परिस्थितियों में प्रयोग कर सके. चौथुं है विश्लेषण. विद्यार्थी किसी गद्यांश या कविता के शब्दों, वाक्यों, विचारों और भावों का विश्लेषण कर सके. चौथुं है संश्लेषण सृजन. विद्यार्थी अपने विचारों को व्यवस्थित करके कहानी, निबंध, पत्र या कविता लिख सके. छठुं है मूल्यांकन. विद्यार्थी किसी रचना, विचार या भाषा प्रयोग का तर्कसंगत मूल्यांकन कर सके.
इस प्रकार ब्लूम टेक्सोनोमी भाषा शिक्षण को केवल रटने तक सीमित न रखकर समझ, प्रयोग, विश्लेषण, सृजन और मूल्यांकन की ओर ले जाती है। इससे विद्यार्थियों में प्रभावी भाषा कौशल तथा उच्च स्तरीय चिंतन का विकास होता है। चौथों है वर्ग अध्यापन में पाठ नियोजन की आवश्यकता समझाइए। वर्ग अध्यापन को प्रभावी, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए पाठ नियोजन अत्यंत आवश्यक है। पाठ नियोजन का अर्थ है शिक्षक द्वारा किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, साधनों तथा मूल्यांकन की पूर्व योजना करना। पाठ नियोजन में शिक्षक को यह स्पष्ट रहता है कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है। इससे समय का उचित उपयोग होता है और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता मिलती है। पाठ नियोजन के कारण शिक्षण कार्य क्रमबद्ध और तार्किक बनता है। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की आयु, योग्यता और पूर्वज्ञान के अनुसार उचित शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री का चयन कर सकता है। पाठ नियोजन में प्रश्नोत्तर, चर्चा, गतिविधि और मूल्यांकन को शामिल करने से विद्यार्थी अधिक सक्रिय बनते हैं। पाठ नियोजन शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और अचानक उत्पन्न होने वाली शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को कम करता है। साथ ही शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन भी कर सकता है। अतः पाठ नियोजन सफल वर्ग अध्यापन कार्य का आधार है। यह शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण, विद्यार्थी केंद्रित, समयबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। पांचमो प्रश्न है, जिन्हें मधुकर अंबुज रस चाख्यो ज्यो करेल फल पावे, काव्य पंक्ति का विचार विस्तार कीजिए। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने भ्रमर और कमल के माध्यम से प्रेम और लगाव की गहराई को स्पष्ट किया है। जिस भ्रमर ने कमल के मधुर रस का स्वाद चख लिया हो, उसे फिर करेल का साधारण फल कैसे अच्छा लग सकता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को किसी श्रेष्ठ, सुंदर और आनंददायक वस्तु का अनुभव हो जाता है, उसके लिए सामान्य वस्तु में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। इस पंक्ति का संबंध भक्त के ईश्वर के प्रति प्रेम से भी जोड़ा जा सकता है। जिस मनुष्य ने ईश्वर भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर लिया हो, उसके लिए संसार के क्षणिक सुख और भौतिक आकर्षण अपना महत्व खो देते हैं। सच्चे प्रेम या श्रेष्ठ अनुभव के बाद मनुष्य का मन उसी की ओर बार बार आकर्षित होता है। इस काव्य पंक्ति में रूपक और दृष्टांत के माध्यम से यह भाव व्यक्त किया गया है कि मनुष्य का मन जिस वस्तु से गहराई से जुड़ जाता है, उससे अलग होना उसके लिए कठिन होता है। सच्चे प्रेम और श्रेष्ठ अनुभव का प्रभाव मन पर स्थायी होता है। अतः यह पंक्ति बताती है कि श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद साधारण वस्तुएं मन को आकर्षित नहीं करती। ત્યારબાદ પ્રશ્ન છઠ્ઠો છે, क्रांतिकारी शिखर का बचपन पाठ के आधार पर शिखर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्रांतिकारी शिखर का बचपन पाठ के आधार पर शिखर का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक दिखाई देता है। बचपन से ही उनमें स्वाभिमान, निर्भीकता, जिज्ञासा और स्वतंत्र विचारों के गुण विद्यमान थे। वे किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं कर सकते थे, बल्कि उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते थे। शिखर स्वभाव से अत्यंत साहसी और निडर थे। कठिन परिस्थितियों में भी वे घबराते नहीं थे और अन्याय का विरोध करने का साहस रखते थे। उनमें देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना बचपन से ही विकसित हो रही थी। वे अपने देश और समाज के प्रति गहरी संवेदना रखते थे। उनके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। वे नई नई बातें जानने और समझने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। वे इसके साथ ही उनमें आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय भी था। वे अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे और कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं थे। शिखर संवेदनशील, विचारशील और कर्मठ बालक थे। उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही ऐसे गुण दिखाई देते हैं जिन्होंने आगे चलकर उन्हें एक साहसी और क्रांतिकारी व्यक्तित्व बनाने में सहायता की। अतः शिखर का चित्रण निर्भीकता, स्वाभिमान, जिज्ञासा, देशभक्त, दृढ़ता और स्वतंत्र विचारधारा जैसे गुणों से संपन्न था। तो मित्रों, आ हता आजना अपना हिंदी पद्धतिना प्रश्नों।
તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને આ જે પ્રશ્ન અને જવાબ છે તે આવનારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો થેન્ક યુ.